पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पर एक चेहरा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो चेहरा बात करता है, सिस्टम की बात करता है, सिस्टम को कैसे सुधारा जाए उस पर बात करता है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए उस पर बात करता है, देश का भविष्य क्या होना चाहिए इस पर बात करता है। ऐसे वीडियोस उनके बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इरफान की, जो कि करीब पिछले 15 सालों से उनका सफ़र जो है वो आंदोलन का रहा है। वो एक स्लम से आते हैं और देश के युवाओं की बात करते हैं, देश के जन की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो आंदोलनों के साथ में जुड़े हुए हैं और यहाँ तक कि जो अभी सीजेपी का हालिया प्रोटेस्ट हुआ है उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था, किसान आंदोलन में हिस्सा लिया, एनआरसी का जो आंदोलन हुआ उसमें भी हिस्सा लिया। इनके साथ में इस आंदोलन में मारपीट भी हुई, इनके साथ चोट भी लगी और फाइनली इस आंदोलन का जो रिजल्ट आया उससे लोग भी खुश हैं और इरफान भी खुश हैं। अब बताइए इरफान कि आप आंदोलन में गए, आज जाने के बाद में आपने वहाँ पे हिस्सा लिया, कितने दिन जो सीजेपी का आंदोलन था इसमें आप क्या रहे और क्या भूमिका थी आपकी? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मोहम्मद इरफान। जैसा कि मैं पिछले 15 सालों से आंदोलन में हूँ। मेरा सबसे पहला आंदोलन 2011 अन्ना आंदोलन था, लेकिन उसके आसपास देश में 3 घटनाएं घटी थी जिसने मुझे बड़ा प्रभावित किया था। एक था निर्भया कांड और एक था पोंटी और हरदीप चड्ढा शूट आउट। आपने देश के बड़े उद्योगपति थे। मैं उस टाइम दिल्ली एयरपोर्ट के में मुझे हायर किया गया था जीएमआर की एक संस्था वारालक्ष्मी से, और मैं गाड़ियाँ पे कपड़ा वपड़ा मारता था, धोता था, तो मुझे 5,000 रुपये मिलते थे। तो मैंने उस टाइम मैंने ये सोचा कि इतनी बड़ी हस्ती और वो भी जॉइंट फैमिली, क्या वजह रही कि ये दोनों ने इस तरीके से, और बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी उनकी सुरक्षा करने में। कुछ बातें ऐसी रहीं, वो पीछे की बातें हो गई। अन्ना आंदोलन में जब मैं जुड़ा तो लोग मीडिया से बड़ी मोहब्बत करते थे, नेशनल मीडिया से बड़ी मोहब्बत करते थे। बिल्कुल तरक्शील होकर बात करेंगे हम दोनों। तो मीडिया से लोग बड़ी मोहब्बत करते थे। वहाँ दीपक चुरसिया स्टार न्यूज़ पे थे और राहुल कंवल इंडिया टुडे में थे, और दोनों के मंच रामलीला मैदान में लगे हुए थे। मुझे उस टाइम राजनीति की इतनी समझ नहीं थी, ना विचारों की। तो इरफान, आप जो है आंदोलन में, सीजेपी के आंदोलन में गए, वहाँ पर आप कैसे जुड़े और वहाँ की आपकी भूमिका क्या थी? सर, मैं किसी भी आंदोलनों में ऐसे नहीं जुड़ जाता। मैं पहले आंदोलनों की जड़ में जाता हूँ। मेरी जो जिज्ञासा है उसे मैं गूगल और यूट्यूब के माध्यम से, जिस तरीके से अभिजीत दीपके के बारे में मुझे डिटेल पढ़े कि वो हायर एजुकेशन में पॉलिटिकली पढ़े हैं और उन्होंने अलग अलग संस्थाओं में काम किया है, और आशुतोष राका IIT होल्डर हैं और हायर एजुकेशन में हैं, और सौरभ दास एक जर्नलिस्ट है और RTI कार्यकर्ता हैं, और विजेता दहिया जो अब नहीं है वो स्क्रिप्टर हैं और फिल्म निर्माता हैं, हरियाणा की फिल्में में काम करते हैं और धुबराटी टीम के भी सदस्य रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने ये जो सोशल मीडिया पे कॉकरोच का कैंपेन चल रहा था, उसके बाद जब इन्होंने प्रेस के माध्यम से देश के सामने कहा कि भाई हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे, जब इन्होंने कॉल दी तो मैं भी उस लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसकी वजह ये थी कि सर, हम स्लम से आते हैं और कोई मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, मध्यवर्गीय फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, और बच्चा अच्छा करने की उम्मीद करता है, और बच्चा नीट जैसे पेपर में अगर वो क्लियर कर जाता है और वो उसे कोई सरकारी कॉलेज मिल जाता है MBBS करने के लिए, तो वो 5-10 लाख रुपए में कर सकता है। उसके सपने और उसके माँ बाप के पूरे हो सकते हैं। लेकिन अगर उसका नंबर नहीं आता और वो प्राइवेट में नहीं जा सकता, वहाँ करोड़ों रुपए की, ये गलत तो नहीं कह रहा सब, एक आप पत्रकार हैं, वहाँ करोड़ों रुपए लगते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी खप जाएगी, वो पैसा नहीं उतरेगा। फिर जब पेपर लीक की बात आई और एक साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था की बात की गई कि भाई जिम्मेदारी तय कीजिए, और हम आपसे कहते हैं कि भारत के करोड़ों वो विद्यार्थी जो स्कूलों में अपने भविष्य और सपने को लेकर बैठे हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ छल या कपट किया जाएगा या मेरे भविष्य को लेकर करप्शन कर दिया जाएगा, कोई मेरे अधिकार और हक खा जाएगा। तो इस बात के लिए जब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर हम जंतर मंतर गए, तो मैं एक प्रदर्शनकारी हूँ, मैं लगातार 15 सालों से था, तो मुझे मालूम था कि धीरे धीरे सही लेकिन ये लड़ाई अपनी दिशा में जाएगी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। मैं कॉन्फिडेंट में था, मैं बार बार इस बात को कहता था, क्योंकि मैं ना सरकार के पैटर्न को बाखूबी देखा है। सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को सरल तरीके से हिंसात्मक शब्दों के साथ दबाना चाहती है। जैसे अगर हम कहें कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं
ये देश के डब्ल्यू गैंग्स हैं और ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो ये बात हिंसात्मक है, इस बात से हिंसा फैल सकती है। और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, मंत्री या कोई भी व्यक्ति या एक आम जनमानस भी इस तरीके की बातें ना करे जिसमें समाज में हिंसा फैले। आप देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से आते हैं, आपके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े संगठन के समर्थन में हैं। अगर ये बातें जब आपके फॉलोवर्स तक जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उन्हें लगेगा कि जंतर मंतर पे जो बैठे लोग हैं वो दहशतगर्द हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं। आप किस किस को समझाओगे? समझ रहे हैं? तो हिंसात्मक सोच या हिंसात्मक बात की ही निंदा, लोकतंत्र में असहमति होनी चाहिए, असहमति होनी चाहिए। हमें विचारों से, हम अपने विचारों से असहमति रख सकते हैं, लेकिन बातचीत के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। अहंकार नहीं, पुलिस या दमन या डराने या धमकाने वाली नीति नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो हम बार बार कहते थे कि हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, हम किसी भी तरह हिंसा का समर्थन नहीं करते। हम भूखे रह के विचारों से, कविताओं से, रचनाओं से अपनी बातों को रखेंगे और सरकार को झुकाएंगे। और सरकार को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, उन्होंने दिया भी। ये बातें हो गई सर। और मेरा किसान आंदोलन में लगातार 1.5 साल तक टिकरी बॉर्डर पे था सर मैं। तो टिकरी बॉर्डर पे जब मैं लगातार आंदोलन में था तो कुछ घटनाएं देश के अलग अलग, लखीमपुर खीरी वाली भी आई थी। समझ रहे? सरकार में बैठे हुए लोग शब्दों से या किसी शारीरिक एक्टिविटी से भी अगर हिंसा करते हैं तो सर एक साफ सुथरे लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हो सकती है कि आप मुझे बताइए। लेकिन दिल्ली में हिंसा हुई ना, दिल्ली में एक तरफ प्रदर्शनकारी जो हैं, आप खुद घायल हुए, ठीक है, और पुलिस वाले घायल हुए। कई, ऐसा नहीं कि हिंसा एक तरफ से हुई, दोनों तरफ से घायल हुए। देखिए सर, जब आपने बिल्कुल सही सवाल किया, हम एक तरफ ऐसे नहीं कह सकते, एक तरफे नजरिए से बात नहीं कर सकते। दिल्ली में हिंसा कैसे हुई? दिल्ली में हिंसा कैसे हुई? लाखों की क्राउड में भीड़ आ गई। 20 तारीख की कॉल एक हफ्ते से दी जा रही थी। आपकी मिस गाइडिंग रह गई, आपकी सोच में कमी रह गई। आपको अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में नौजवान दिल्ली में आ सकते हैं। आपको जब बड़े मंचों से, बड़े मीडिया, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को नौजवानों तक, जेन जी तक पहुंचा दिया गया था, तो ये जिम्मेदारी पुलिस की बढ़ जाती है। किसकी बढ़ती है? पुलिस प्रोफेशनल होती है। पुलिस को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है बिना किसी जान माल या हानि के नुकसान पहुंचाए हुए। तो जिम्मेदारी पुलिस की है, जनता की नहीं है। जवाबदेही पुलिस की है। और जिस तरीके से मैं वहाँ पे था, जब कॉल दी गई कि हमें संसद मार्च करना है, तो बहुत, देखिए, भीड़ में हर किसी की अपनी मानसिकता है। मैं गांधीवादी सोच के साथ अपनी बातों को कैमरे पे रखता हूँ। मैं लोगों को आंदोलन की विषयों के बारे में बताता हूँ और सरकार की नीतियों के बारे में बताता हूँ। और हमारा मकसद ये होता है कि हम बताएं लोगों को कि हम यहाँ भी जंतर मंतर पे क्या चल रहा है। और जिस तरीके से लोगों ने बैरिकेड पे, बच्चों ने धक्के मारने लगे, उधर से पुलिस ने धक्के मारने, उस टकराव में जो स्थिति बनी, उसमें इस तरह की भगदड़ और इस तरह की तस्वीरें आई। तो ये बताइए सर, आपने वो देखा, उन तस्वीरों में देखा, ये कंडीशन बनी ही क्यों? आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक नहीं 100 गाड़ी लगा लेते। पानी से रोका जा सकता था, भीड़ को कंट्रोल कर दिया जाता, लेकिन डायरेक्टली आंसू गैस के गोले छोड़ देना और लाठी चार्ज कर देना, ये आप ये बताइए कहाँ से जायज़ था? अब भीड़ एक तो वहाँ जैम्बर लगा था, नेट नहीं चल रहा था, भीड़ को दिशा ही नहीं थी। एक व्यक्ति था अभिजीत दीप के, वो कितने को कंट्रोल करता। और भीड़ को, पूरे देश से लोग आए थे, भीड़ को पता ही नहीं जाना कहाँ है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो आपको ये भी नहीं पता कि कौन से रास्तों पे को किस तरीके से हैंडल करना है। प्रेस क्लब तक बच्चे कैसे पहुँच गए? अच्छा, ये बताइए कि आप आंदोलनों में रहे, आपने कई आंदोलन किए, ये जैन जी देश का पहला आंदोलन हुआ है, जैन जी का, जैन जी का, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इस बाकी आंदोलन में और इस आंदोलन में क्या? बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ मैं इस आंदोलन को। मुझसे लोग पूछते थे, जिस तरीके से इस आंदोलन में जो विचार रखने की, जो बच्चों की जो विचार या सोच थी, वो थोड़ी अलग थी। मैं कहता हूँ बच्चे बायोलॉजिकल थे। ये जो नीट के बच्चे थे, ये बायोलॉजिकल के सब्जेक्ट से अलग अलग पढ़ लेते, 8-8, 10 घंटे। और 20 तारीख की घटना के बाद सरकार के प्रति इनकी नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता आपके कैमरे पे, जिस तरीके से उन्होंने उन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने एक बहन से पूछा ये क्या लिखा है, और उनके हाथ में सैनिटरी पैड था। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैंने पूछा ये क्या लिखा है मेरी बहन? तो उन्होंने लिखा है कि, मुझे सब जानते थे कि वो इरफान भाई, इसमें लिखा है कि ये जो सैनिटरी पैड है ना, मुझे इस पर यकीन है कि ये लीकेज नहीं होगा, लेकिन सरकार द्वारा कराई जा रही परीक्षाओं पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये मैंने लिखा है कि आपका पेपर लीक हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है मेरा सैनिटरी पैड लीकेज नहीं होगा। तो वो अपनी बातों को अपने तरीके से रख रहे थे, क्योंकि वो हिस्ट्री या आर्ट से नहीं जुड़े हुए थे,
समझ रहे, वो हिस्ट्री आर्ट के स्टूडेंट नहीं थे। वो 10-15 मिनट आपके साथ डिबेट नहीं कर सकते, आंदोलन से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा नहीं कर सकते। और फिर इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में रीलबाज आ गए। इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में रीलबाज आ गए। रीलबाज समझते हैं कि जैसे कि एक सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है कि कोई चीज़ चल जाती है ना तो दूसरा बंदा आ जाता है वही करने के लिए, फिर तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, पांचवा आ जाता है, सब एक ही चीज़ें करने लगते हैं। जैसे ये रील आंदोलन भी तो रहा है, पहला रील आंदोलन भी ये रहा है कि रील बनाई गई और रील के माध्यम से मीम बनाए गए, स्लोगन बनाए गए और सरकार को हिला दिया रील ने। हाँ नहीं, उन देखो मैंने तो हजारों बार कहा है, मेरी पुरानी वीडियो उठा लेना कि आयशा ने, SFI ने और AISF ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का भरपूर इस्तेमाल किया जेएनजी को जगाने के लिए, अलग अलग तरीके से। जैसे गौरव पांडे की रचनाओं को, कविताओं को ठप से, उनका ये बहुत ज़्यादा चला ठप से, तो ये चीज़ें उन्होंने करी है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग बच्चे जो हैं वो बच्चे नहीं थे, मतलब वो अलग, वो कंटेंट क्रिएटर थे जो गंदी गंदी गालियाँ बक रहे थे इंस्टाग्राम पे देश के प्रधानमंत्री को लेकर वगैरह वगैरह। वो बातें ठीक नहीं थी, मैं उन बातों का समर्थन नहीं करता। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब मैं कैमरे पे अपनी बातें रखता हूँ तो वहाँ अपमानजनक शब्दों का कोई भी जगह नहीं है। लेकिन ठीक है, वो अब क्या कह सकते हैं। हम लोगों ने सबने अपने तरीके से, सौरभ दास ने भी, अभिजीत दीप के ने भी, हमने भी कहा कि यार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन कहते हैं सोशल मीडिया एक गोली की तरह, एक बार चल जाए तो चली जाती है, उसे रोकना नामुमकिन है। वो अपनी रेंज पूरी करके ही अपने आप गिरेगी। तो वही हाल हुआ था। बाकी का जो आंदोलन था, जिस तरीके से आंदोलन देखा हमने, आंदोलन का स्वरूप देखा, बाद में पहले आराम से चला, फिर हिंसक हुआ। अब हिंसक हुआ, हाँ। फिर मैंने कहा सर हिंसक कैसे हुआ, ये माइक की पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है या आपकी? इसको किस तरीके से पकड़ना है, ये आपकी है मेरी? उस भीड़ को कौन हैंडल करेगा सर? आपको एक हफ्ते पहले पता चलेगा कि दिल्ली में लाखों की संख्या में नौजवान आने वाले हैं, आपने लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आप जो तर्क देते हैं, आप जो तर्क दे रहे हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है? और आपके कुछ मैं वीडियोस देख रहा था, स्टडी कर रहा था, तो उसमें आपने बताया कि आप गरीब मजदूर की आवाज़ जो है आपने कई आंदोलनों में उठाई। कैसे उठाते हैं आवाज़? और कविताओं का बहुत शौक़ है, आप बड़े बड़े कवियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं या सिर्फ सुनते हैं? कैसे आपके जो ज्ञान का स्रोत है वो क्या है? सबसे पहले सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सरल भाषा में कहूँ तो पूरी तरह अनपढ़ हूँ। लेकिन मुझे इस दुनिया को समझने की जिज्ञासा है। मैं पिछले 15 सालों से आंदोलन में हूँ। आप जैसे पत्रकारों के साथ मेरा समय गुजरा है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ गुजरा है, सोशल एक्टिविस्ट के साथ गुजरा, आयशा, SFI और AISF के और NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ गुजरा, मजदूर और किसान संगठनों के साथ गुजरा है। मैं 1.5 साल लगातार किसान आंदोलन में था सर, मैं CNRC आंदोलन में था, मैं अन्ना आंदोलन में था, मैं सभी नागरिक धरने प्रदर्शनों में था। तो मैंने उन चीज वहाँ बहुत कुछ सीखा है, मुझ में सीखने की जिज्ञासा थी। और जैसे रचनाएं, कविताएं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बारीकी चीज़ें, कुछ जैसे NCRB का डाटा वगैरह देखना है कि भाई देश में क्राइम का क्या शोध है, क्या स्कोर चल रहा है और उसकी चपेट में कौन कौन सा वर्ग आ रहा है। तो उसमें मुझे गूगल से मदद लेनी पड़ती थी और मैं और कुछ चला नहीं पाता, मैं टाइपिंग नहीं कर पाता, मुझे इंग्लिश के शब्दों का ज्ञान नहीं है, लिखना पढ़ना मुझे नहीं आता, हिंदी थोड़ी बहुत आती है। तो ऐसे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि आप जब इतना स्टडी करते हैं तो आपके हिसाब से देश को कैसे, मतलब इस देश की सूरत को कैसे देखते हैं कि इस देश की शक्ल क्या होनी चाहिए? मैं ऐसे देखता हूं सर कि देश की बड़ी आबादी श्रमिक है, मेहनतकश है। मैं देखता हूं कि गांव में, खेतों में, खलिहानों में, बागों में, बागवानों में, बगीचों में, सड़कों में, फैक्ट्री में, कारखानों में और निर्माणाधीन इमारतों में और असंगठित क्षेत्र में वो जो मजदूर का 90% हिस्सा है, जिसके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं है, कोई SI और कोई PF नहीं है, अपनी मेहनत का अगर उसे वाजिब पैसा भी ना मिले तो इस महंगाई के जीवन में जीवन नहीं अभिशाप बन जाता है। वही बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि दिल्ली में 18,000 से लेकर 22,000 रुपये तक की स्केल है, मेरी बात सुनना गौर से। लेकिन मैं सलम में रहता हूँ और मेरे यहाँ की महिलाएं 6,000 रुपये में, 8,000 रुपये में काम करती है और पुरुष
14 से 15 हज़ार रुपये में काम करता है और आपकी स्केल है 18 से 22 हज़ार रुपये। तो ये किस तरीके का आर्थिक शोषण है? अगर कानून है तो फिर ये ज़मीन पे क्यों नहीं दिखाई देता? बिल्कुल इरफान, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से इरफान ने बताया कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको एक पढ़े लिखे समाज की चिंता है, एक देश के पढ़े लिखे भविष्य की चिंता है। वो मजदूर और शोषित के लिए लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे, भले ही चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन वो लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।